हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जैसा कि यहाँ हमने कंटिन्यू किया था सेंटेंस चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू डू सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. इट मीन्स फर्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट. जिसके बारे में कोई बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. हिंदी में जिसे कर्ता बोला जाता है. And the next one is predicate, the part of the sentence which is said about the subject. कि subject के बारे में, उस कर्ता के बारे में जो बात कही गई है उस पोर्शन को हम predicate का नाम देते हैं. Like the first example here, a tree stood on top of the hill. कि एक जो पेड़ है वो आपकी हील मतलब पहाड़ी के टॉप पे है. तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? अ ट्री के बारे में. तो अ ट्री विल बी द सब्जेक्ट एंड अ ट्री इंडिकेट द सब्जेक्ट अबाउट विच द इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में दी जा रही है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है. लाइक उसके बारे में क्या बात बोली गई है? स्टूड ऑन टॉप ऑफ द हिल, कि वो पहाड़ी पे सबसे ऊपर टॉप पे खड़ा है वो पेड़. The subject or the predicate may comprise of one or more words हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि वो एक ही वर्ड हो. Like we have example given below. Subject like children play. The sentence is completed. दोनों को मिला के सेंटेंस बन रहा है. लेकिन यहाँ देखिए, चिल्ड्रन भी एक ही वर्ड है और प्रेडिकेट भी एक ही वर्ड है. तो एक वर्ड के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी एंड प्रेडिकेट भी. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज सम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले हॉकी. सम चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का आ गया है, प्रेडिकेट आपका 4 वर्ड्स का आ गया है. इट कैन बी, ऐसा हो सकता है कि 2 वर्ड भी हों, आपके 3 वर्ड भी हों. लाइक नेक्स्ट में देखिए आप, द चिल्ड्रन इन देयर हाउस, कि इसमें हमने सब्जेक्ट इस पूरे को ले लिया है कि जो बच्चे हैं अपने घर में लिव इन अ वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं. दिस इज द प्रेडिकेट. अब देखिए, यहाँ ऊपर 1 वर्ड था, यहाँ 4 वर्ड हो गए और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, वर्ड्स बढ़ गए हैं. इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही वर्ड का सब्जेक्ट हो, 2 वर्ड्स उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. सेम इन द प्रेडिकेट. ओके. Like position of the subject. Subject is an important constituent of a substance. It contains the following. Like यहाँ हमारे determiners भी साथ में आ गए हैं, adjective भी साथ में आ गई है, जिसे हम subject के रूप में ही मानेंगे. Noun भी आ सकती है साथ में and adjective phrases भी आ सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि वो quantifies a lot of money, much noise, 5 men. तो ये पूरा भी इसके साथ आपका पोजीशन बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ही सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. स्टार्टिंग हमारी इन वर्ड से भी सेंटेंसेस की हो सकती है. नाउ वी कैन डिस्कस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इट्स पोजीशन. The first one is a subject precedes the predicate, that is normally appears at the head of the sentence. Like I am free at this time, कि मैं अभी इस समय फ्री हूँ. द सब्जेक्ट इज आई. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज दिस ट्री हैज अ लार्ज कैनोपी. ये ट्री जो है क्या है, कैनोपी की तरह बड़ा फैला हुआ है. एंड द सब्जेक्ट इज दिस ट्री. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल में गौरव के बारे में ये बात कही गई है. दिस वन इज द सब्जेक्ट एंड दिस वन इज द प्रेडिकेट. लाइक फोर्थ एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर. अ कैमल हैज अ लॉन्ग नेक. The camel is the subject. बाकी जो आपका remaining sentence will be a predicate. अब यहाँ देखिए, आपका subject जो है स्टार्टिंग में आ गया है और नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं वो, कि पोजीशन जो सब्जेक्ट की एंड प्रेडिकेट कैन बी कन्वर्टेड. कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ आपने बता दिया कैप्टन केम थ्रू द डोर, से कैप्टन आ गए और उसी को आपने घुमा के थ्रू द डोर केम द कैप्टन. आया तो कैप्टन ही है, यहाँ भी कैप्टन आया है और यहाँ भी कैप्टन आया है. बट द डिफरेंस इज, यहाँ आपने कैप्टन को स्टार्टिंग में ले लिया और इस सेंटेंस में कैप्टन को लास्ट में. द सब्जेक्ट विल रिमेन द सेम. जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही कैप्टन आएगा. ओके. द सब्जेक्ट कैन बी इन द फ्रंट और इन द लास्ट
stage of the sentence also. Now third condition is in derogative and exclamatory sentences the subject takes a mid position. What is mid position? कि आपका कोई भी सेंटेंस हो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का आपके बीचों बीच में भी सब्जेक्ट आपका पोजीशन ले सकता है. लाइक देयर आर एग्जांपल्स गिवन इन हियर. विल यू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? इसमें यू आपका ना तो स्टार्टिंग में है ना लास्ट में है. इट इज कमिंग इन द मिड पोजीशन लाइक ही, यू एंड दैट बॉय. इसमें ये सभी मिड पोजीशन पे आ रहे हैं और इसके अंदर यही वर्ड्स जो हैं आपके सब्जेक्ट है जिनके बारे में बात की जा रही है. एंड द फोर्थ कंडीशन इज दैट द सेंटेंस हैविंग देयर एंड इट टू हैव द सब्जेक्ट्स इन द मिड पोजीशन. लाइक आपके फर्स्ट पोजीशन में देखिए आपका स्टार्टिंग में आ रहा है. इसी को हमने दूसरे तरीके से बोला है कि जो बूढ़ा आदमी है हर्ट में रहता है. और थर्ड लाइन हमने यहीं लिखी है इट इज़ माई अंकल. इस सेंटेंस में ये लास्ट में जा रहा है. तीनों पोजीशंस में हमने एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया है जहाँ वो फ्रंट में भी आ रहा है, मिड पोजीशन पे लास्ट पे भी आ रहा है. ऑब्जेक्ट्स. नाउ द फिफ्थ, द सब्जेक्ट इज हिडन. कई बार क्या होता है कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, कोई नोटिस हो रही है कोई चीज़, कोई फ्रेजेस भी हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो किसके लिए शो किया जा रहा है. कई बार हिडन होती है हमारे पास चीज़ें. लाइक ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आप किसी ना किसी को तो कह रहे हो ना कि मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर आइए. लाइक आपने किसी को ऑर्डर दिया है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आपका यू इज हिडन है. लाइक किसी में आई हिडन होगा, किसी में नोटिस किया जा रहा है बट किसी को बोला नहीं जा रहा है. सब्जेक्ट जो है वो आपका हिडन होता है. लेकिन अब जैसे आप लिख रहे हैं एग्जिट हो जाइए, आप मूवी हॉल्स में जा रहे हैं, आपका एग्जिट लिखा होता है, एंटर लिखा होता है, बट ये नहीं लिखा होता कि किस पर्टिकुलर पर्सन को बोला जा रहा है कि आप बाहर हो जाइए या एंटर हो जाइए. यहाँ आपके क्या है नोटिस बोर्ड होते हैं जहाँ पर आपका सब्जेक्ट इज हिडन. लाइक ये सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं. नाउ वी हैव द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सी. द क्वेश्चन इज आई विल बी डूइंग द two sentences. Other remaining sentences will be your homework. ठीक है. नाउ सी वाला सेंटेंस देखिए. अंडरलाइन द सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है जो भी आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नीचे सेंटेंसेस. लाइक दे आर ईटिंग फूड. वे खाना खा रहे हैं. कौन खाना खा रहे हैं इसके अंदर? दे खा रहे हैं. तो दे विल बी अंडरलाइंड जो आपका सब्जेक्ट है. ओके. नेक्स्ट देखिए शी हैज़ अ गुड मेमोरी. किसकी मेमोरी शार्प है, बढ़िया है? शी, उसकी, जो एक लड़की है. दैट विल बी योर सब्जेक्ट. यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट. नाउ द रिमेनिंग इज योर होमवर्क and your D question. Now we come to the D question. Fill in the subjects by reordering. It means आपको जो सामने words यहाँ दे रखे हैं they are not in the proper order. आपको इनको reorder करना है. reorder मतलब जो इसमें order से आपको दिया हुआ है आपने इसको सही से order में करके उसके बाद आपको वो उसको अपने ब्लैंक में फिल करना है. लाइक मैं आपको दो एग्जाम्पल्स आपको मैं करके दिखा देती हूँ. लाइक द फर्स्ट वन इज डैश इज अंबर. अब यहाँ देखिए आपको मालूम है आपका सब्जेक्ट वहाँ फिल होना है. तो नेम माई सन, इट कांट बी पॉसिबल. सन माई नेम नहीं हो सकता है. एंड द एग्जिट विल बी माई सन्स नेम, कि मेरे बेटे का नाम अंबर है. द सेंटेंस विल बी, हमने इनको ऑर्डर कर दिया सही से और इसको ऑर्डर करने के बाद वी विल बी फिलिंग इन आवर ब्लैंक्स में फिल करेंगे. ठीक है. नाउ सेकंड देखिए डैश लिव्ड इन दैट स्मॉल हट के अंदर कौन रहता है? एंड ओल्ड मैन. एंड एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ, ओल्ड वाइफ रहते हैं हट के अंदर.
पहले आप इनको अरेंज करेंगे एक मीनिंगफुल में, उसके बाद यू हैव टू फिल दी सब्जेक्टेड इन द ब्लैंक्स. नाउ द ई क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क. And E question, add the suitable subject to the following sentences. This is up to you what you want to fill in the subjects. This is your choice. आप किससे काम करवाना चाह रहे हैं और ये काम जिसको suitable है, you will be filling that subjects in this blanks. Now we have question number F. लाइक हमने ई में सब्जेक्ट ऐड किया था. नाउ यू हैव टू फिल द प्रेडिकेट बाय टीचिंग रीऑर्डरिंग. इसमें भी रीऑर्डरिंग है. यू हैव टू लुक एट केयरफुली. रीऑर्डरिंग इट मीन्स ये आपके सेंटेंसेस जो यहाँ दिए हुए हैं, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, सॉरी, इनको आप पहले रीअरेंज करेंगे एक मीनिंगफुल वे में. देन यू हैव टू फिल देम एज अ प्रेडिकेट इन द फिल इन द ब्लैंक्स. लाइक आपको मालूम है सेंटेंस में लिखा हुआ अ क्लेवर फॉक्स. क्लेवर फॉक्स क्या कर रही है अभी देखिए. ट्री, स्टैंडिंग, द, वॉज, अंडर, सब उल्टा सीधा है. यू हैव टू अरेंज दिस कि एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी. यू हैव टू डू दिस लाइक दिस. तो हम क्या लिखेंगे, अ क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री. दिस विल बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस. नाउ the second one is you dash too fast or run fat कि आप इतने मोटे हैं कि आप भाग नहीं सकते तेज. तो आपको इस सेंटेंस को वहाँ पूरा करना है. तो यू विल बी राइटिंग यू आर टू यानी ज़्यादा. यू आर टू फैट टू रन फास्ट. द सेंटेंस विल बी अ मीनिंगफुल. और इसी तरीके से बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. आई एम जस्ट गिविंग यू the answers of these two exercises which we have done from B to F, which you have to do. You can take the screenshot of these questions from my sheet also. नाउ जो मैंने आपको अभी सेंटेंसेस करवाए हैं, एग्जाम्पल्स करवाए हैं, द रिमेनिंग आंसर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस एंड यू कैन कंप्लीट योर. नाउ दीज आर योर ई क्वेश्चन, दिस इज, एंड दिस इज योर एफ क्वेश्चन. You have to do this in your notebooks by taking the screenshot. Okay, class?